Hello guys, welcome to our channel Rebirth of My Jaan Part 6. Chapter 26 कृतधन आर्या का रोमांस, वसुंधरा की बोलती बंद। विक्रांत रणधीर की तरफ देखते हुए बोला, बस एक बार समझा नहीं आई कि तुमने कॉलेज का प्रपोजल एक्सेप्ट कैसे कर लिया। मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन एक कॉलेज का प्रिंसिपल बनेगा, तुम जैसे इंसान मैंने सही में नहीं देखा। इतना बड़ा बिजनेस लंदन में छोड़कर तुम यहाँ पर एक प्रोफेसर मतलब मामले से प्रिंसिपल की नौकरी करने के लिए आए हो। इतने तो तुम महान नहीं हो। तब सच सच बताओ, क्यों आए हो यहाँ पर प्रिंसिपल की वह नौकरी करने? आखिर है क्या उसे कॉलेज में जिसके लिए तुम लंदन कितने सारे प्रॉपर्टी अपना बिजनेस छोड़कर आ गए? रणधीर विक्रांत जी की तरफ देखते हुए बोले, कॉलेज जायसवाल के अंदर आता है, उसके अथॉरिटी आस्था के बेटों के पास है। विक्रांत चौक बोला है, ये क्या कहा रहा है तू? हार्ट अटैक, दिल आएगा। मतलब अपनी ही मन के प्रेमी को कोई कॉलेज में बुलाता है, वह भी पॉइंट करके। अगर उन लोगों को पता चलना तो तुझे वैसे ये पॉइंट करें बिना भाग के मारेंगे, सही बता रहा हूँ। रणधीर जी होटल के बाहर देखते हुए बोले, मुझे नहीं पता क्यों लोगों ने मुझे क्यों बुलाया, मगर उनके बुलाने का क्या मकसद है? मगर उनके बुलाने से मेरा ही फायदा, कम से कम मैं आस्था से तो मिल पाऊंगा। विक्रांत जी रणधीर के सामने हाथ जोड़ते वाले, अरे मेरे देवदास, अपनी प्रो के लिए क्या क्या करेगा? अगर उसके बेटे को ये किसी को पता चला ना कि उसके बेटे सही में तेरा कचुम्बर बनाएंगे। रणधीर जी बेफिक्रे से बोले, पता चल गया तो चल गया, प्यार किया तो डरना क्या, और वैसे भी दोस्त है ना तू किस दिन काम आएगा? विक्रांत जी सोफे पर बैठ नहीं जा रहे थे, वह एकदम चुपके नीचे गिर गए। होका रहे, अभी पागल, दोस्ती की है, जान गंवाने को नहीं। रणधीर जी बोले, आखिर दोस्त है तो अपने दोस्त का घर बसाने में मदद तो कर ही सकता है। विक्रांत जी हाथ जोड़ते रोहिणी सूरत में बनाते हुए बोले, मैं पागल आदमी, उसका बेटों के बारे में सुनाए, एक से एक मत्स्य आत्मा है। इस मजनू का दोस्त यानी तेरा दोस्त, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ इस काम में। पता चला ना तेरे से पहले वह मेरी बाली चढ़ाएंगे उसके बेटे। रणधीर जी बेफिक्रे से बोले, चढ़ जाना, और भाभी की चिंता मत करना, उनके लिए मैं कोई और ढूंढ लूंगा। विक्रांत जी सर पीते हुए, कैसा दोस्त मिला है भगवान। विक्रांत की हालत देखकर रणधीर बोला, जैसा भी मिला है तुझे दिल ना तो पड़ेगा। फिर हंसते लगे। मल्होत्रा मैंशन में आस्था जी किचन में कुछ काम कर रही है, तभी उनको हिचकी आने लगी। बार बार हिचकी आने से उनके साथ में कर रहे काम में बोली, मैं पानी पी लीजिए, लगा रहा है आपको कोई दिलो जान से याद कर रहा है। आस्था जी मुस्कुराते हुए बोले, और कौन याद कर सकता है मेरे बच्चों के अलावा? आस्था जी को कौन बताएं कि बच्चों के अलावा कोई उन्हें दिलों जान से कौन याद कर रहा है? तभी आरती जी आकर बोली, कौन याद कर रहा होगा? कोई होगा चनेने वाला इसका, वैसे भी आए दिन तो बन ही जाते हैं इसके। पीछे से किसी की तेज आवाज आई, जैसे आपकी बन जाते हैं। ये बात सुनकर सबने पीछे देखा तो वहां पर एक हैंडसम सा लड़का खड़ा हुआ था और गुस्से से आरती जी को देख रहा था। आस्था जी उसे लड़के को देखकर खुश होते हैं किचन से निकली और खुश होते हुए कहा, व्योम बेटा तुम कब आए? व्योम मल्होत्रा आस्था और अभिजीत जी का बेटा और आर्य का तीसरा भाई, ये पैसे से आर्मी ऑफिसर है। इनकी उम्र 26 साल है। खुश होते हुए व्योम अपनी माँ के पर छूते हो बोल, यहीं पर ट्रांसफर ले लिया है मॉम, अब मुझे आपसे दूर जाने की जरूरत नहीं। अब तो मैं आपके पास ही रहूंगा, आपसे दूर नहीं जाऊंगा इस बार। आस्था जी खुश होते हो बोली, मैं भी तुम्हें जाने दूंगा बेटा। व्योम चारों तरफ नजर घूमते हुए अपनी माँ से पूछा, प्रिंसेस अर्जित भाई कहाँ है? और दादाजी भी नहीं दिख रहे। आते प्रिंसेस भाई के बारे में पूछने लगे। आस्था जी मुस्कुराते हो बोल, पापा जी अपने दोस्तों के साथ गए हैं घूमने। और तुम्हारे अर्जित भाई? वह ऑफिस गए हैं। और प्रिंस? वह आज उसका कॉलेज का फर्स्ट डे है तो आज लेट आएंगे। उसने मैसेज किया था, शायद वह भी ना पाए, किसी काम से उसे बाहर जाना है। व्योम प्रिंस से मिलने का कितना मन था, मैंने उसे बहुत मिस किया मॉम। आस्था जी उदास होते हुए का नाटक करते हुए, अच्छा तुमने अपने भाई और प्रिंस को मिस किया, अपनी माँ को नहीं? व्योम पीछे से हकक करते हुए बोला, ऐसा कभी हो सकता है बच्चे अपने माँ को मिस ना करें? आस्था जी बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, जो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे खाने के लिए तुम्हारे कमरे में कुछ भेजते हूँ स्नैक्स। ज़ॉम्बी हाँ करके अपने कमरे की तरफ चला जाता है। आरती जी यह सब ड्रामा देखकर गुस्से से पागल हो गए, वह पर पाठक दे अपने कमरे में चली जाती है। ओल्ड ओबरॉय मैंशन में अर्पिता जी शाम की चाय सबको लाकर दे रही थी, तभी घर के गेट से कोई चिल्लाते हुए बोला, हमारे लिए भी चाय नाश्ता लिया हूँ जरा। मैं इतनी तेज आवाज सुनकर सबने उसे तरफ देखा, जहां पर एक औरत खड़ी हुई थी, 45 साल के आसपास से बड़ी लगा रही थी। उसके साथ एक लड़की थी जिसने साड़ी पहने हुआ था। मिष्टी मुंह बनाकर बोली, लो ए गई चुड़ैल। अहाना उसको कोनी मार के बोलते, चुप बुआ आए, वह हमसे बड़ी है, ऐसे बात नहीं करते उनसे।
मिष्टी मुंह बनाते हुए बड़ी, और यह और हुआ बुआ नहीं, कुआं है कुआं। जब भी आती है चुड़ैल को साथ लेकर आती अपनी तिजोरी भरने के लिए, अभी भी आई होगी देखना प्रधान भाई के लिए। इस चुड़ैल को तो जरूर लेंगे, मेकअप की दुकान को भी कितनी संस्कारी बन रही है, और वैसे क्लब में जा जाकर कैसे करती रहती है डांस। मिष्टी फिर अचानक से कुछ याद आता चलते हुए, अगर आर्य भाभी को पता चला ना इसके बारे में तो इसकी तो बंदा बजेगी भाई की तरह। वसुंधरा जी अंदर आते हुए अर्पिता जी घर के देखे हुए बोले, हमारे लिए भी जरा चाय नाश्ता ले आइए। अर्पिता जी वसुंधरा जी की बातों का ज्यादा बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि वह उनसे उम्र में बड़ी थी, इसलिए वह लिहाजा करके कुछ नहीं रहती थी। वह चुपचाप कहते, जी जी हम ला रहे, अभी आप बैठिए। वसुंधरा जी मुंह बनाते हुए, कहीं हमारा ही घर है, हम तो बैठेंगे और कहाँ जाएंगे। फिर अपने साथ लाई हुई लड़की को बोली, सोनिया आओ हमारे पास बैठो बेटा। मिया सोनिया को देखकर कुलवंत जी वसुंधरा जी को देखकर बोली, इन्हें क्यों ले हो अपने साथ, आपको पता है ना प्रधान को बिल्कुल पसंद नहीं इनका आना। वसुंधरा जी मुंह बनाते हो, क्या माँ क्या खराबी है सोनिया में। मिष्टी अहाना के कान में का, ये पूछो क्या खराबी नहीं है सोनिया में। मिष्टी टपकक से बोली, हाँ हाँ बताए ना क्या खराबी नहीं है इनमें। वसुंधरा जी बोली, तुम भी गवार की तरह रह रखे गवार हो गए, तो मैं कितनी बार कहा है बड़े घर में ऐसे बीच में नहीं बोलते। कुलवंत जी थोड़ा सा आवाज में रहती है, वह कोई गवार नहीं तुम्हारी भाभी है, भाभी कहा करो, कितनी बार कहा है, आगे से ऐसे शब्द उसके लिए उसे किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वसुंधरा कृद्धन का रूम। आर्य के जाने के बाद प्रधान भी बैठे उठाता हर बालकनी की तरफ चल देता है। वही आर्य अपने शर्ट को थोड़ा खींच रहे थे, क्योंकि हवा चलने की वजह से वहां पर ठंड बढ़ रही थी, साथ में उसके आंखों से आंसू भी बाहर आता हुआ, अपनी आंख से आंसू पूछते कभी अपनी बहता हुए नाक से कीर्तन के शर्ट के बाजू में पहुंचती है। वही कृद्धन बालकनी के दरवाजे से खड़ा होकर आर्य की हरकतों को देखकर कहता है खुद से, इसका शरीर सच में बाढ़ गया है, मगर दिमाग अभी बच्चों जैसा कैसे नोजी पहुंच रही है अपनी। प्रधान आर्य के पास आते हुए कहते, ज्यादा मत रो वरना यहाँ पर बढ़ आ जाएगी। उसके लिए भी तुम मुझे ही बोलोगी, मेरी वजह से हुआ है। और ये बताओ इतनी गंगा जमुना क्यों बाहर रखी है तुमने, रो रो के अपनी आंखें क्यों सजा रखी है, चुड़ैल लग रही है इस वक्त। आर्य वैसे ही रोती हुए कहती, यहाँ हम चुड़ैल है, जाकर किसी अप्सरा के पास जाए। कृद्धन उसके पास झूले पर ही बैठे हुए उसे गोदी में बिठाते हुए कहता है, अपनी मैं तो इसी चुड़ैल के पास आऊंगा, क्योंकि मुझे अप्सरा से ज्यादा चुड़ैल पसंद है। क्या तुम मेरी बातों से अभी इतना हट हो गई हो, जो मुझसे बात नहीं करना चाहती। आर्या मुंह फूलते हुए कहते, आपको क्या फर्क पड़ता है हमारे रूठना और नाराज होने से। कृद्धन आर्य के गालों को खींचते, अरे मेरे बच्चों तो सच्ची में नाराज है, अगर इस बच्चे की रूठना और नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तुम इसके पास आता नहीं। आर्य मुंह फूलते हुए, कहीं नाराज हूं तो मानना भी है बच्चे को। प्रधान आर्य को का, अच्छा बच्चा नाराज है तो बताओ कितनी चॉकलेट खाएगा। आर्य प्रधान को गुस्से से कुर्ती है तो कीर्तन हंस देता है। आर्य की आंखों में फिर से आंसू आने लगते हैं तो कृद्धन उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर कहता है, मुझे पता है मेरी बात तुम्हें बुरा लगे तो सॉरी बोल रहा हूं मैं तुम्हें, मगर मेरा वह खाने का मतलब नहीं था। और रही बात जो तुम्हें चाहिए वह, उसके लिए मैं कभी मना नहीं करूंगा, जिस चीज की वजह से मेरी जान की आंखों में आंसू आए मैं वह वजह ही मिटा दूंगा। ये कहते हुए आर के होठों पर अपने होठ रख देता है कृद्धन। इस किस में कृद्धन की फीलिंग आर्य बखूबी महसूस कर पा रही थी, जिसे वह उसकी किस में को जाती है और उसका साथ देने लगती है। कृद्धन किस करते करते आरो को बेडरूम में लाकर बेड पर लेट देता है और उसके कमर को धीरे धीरे चलने लगता है शर्ट के अंदर हाथ डालकर। वही आर्य कृद्धन के ऐसा करने से सहर जाती है। कुछ देर में कृद्धन आर्या से अलग होता है, क्योंकि आर्या को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उसके पेट पर हाथ को चलाने लगता है ताकि आर्या रिलैक्स हो जाए, मगर ऐसा करने से मृद्धन खुद बक रहा था। वह वापस आर्य को किस करने लगता है। आर्य प्रधान के ऐसा करने से शौक हो जाती है। प्रधान थोड़ा दूर होकर कहता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मत देखो। मैं शादी से पहले अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहता, जान में नहीं चाहता कि हमारी फर्स्ट नाइट इतनी नॉर्मल हो, मुझे उसे रात को हम दोनों के लिए यादगार बनाना है जान। आर्य प्रधान की बातों को सुन अपना फेस उसके साइन में घुसा लेती हूँ मैं। कीर्तन उसके बालों को सहलाते हुए कहता, अभी से तुम्हारा शर्म से हाल है, जब हम वह सब करेंगे तब क्या होगा जान। आर्य गुस्से से प्रधान को देखते हैं तो प्रधान हंसते हुए कहता, तुम तो अभी बीवियों की तरह डरा रही हो। शादी के बाद पता नहीं मेरा क्या होगा मासूम से बच्चे का। आर्य एटीट्यूड से बोली, जो मंजूर है आर्य को वह होगा।
नीचे हॉल में वसुंधरा जी गुस्से से बोली, आप लोग ऐसे कैसे किसी भी लड़की को कृद्धन के साथ भेज सकते हैं? पता नहीं क्या फैमिली है, किसी जगह से आई है। कुलवंत जी, अच्छी है वसुंधरा, और कृद्धन के समाने कुछ मत के देना वरना हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम तो जानती हो ना, उसके गुस्से से वो समाने नहीं देखता, गुस्से में कोई है। चैप्टर 27 सोनिया की बेइज्जती आर्य ने की। कृद्धन ऐसे बोलने पर आर्या अपना चेहरा कृद्धन के सीने में घुसासा हुए कहती है, तुम बहुत ज्यादा बेशर्म होते जा रहे हो, किसी दिन तुम मेरे हाथ से कूद जाओगे। कृद्धन हंसते हुए कहते, कूद देना तुम्हारा तो पूरा हक बनता है, चाहे जैसे वैसे उसे कर लो अपने होने वाले पति का। आर्या मुंह बनाते हुए बोली, बड़ी जल्दी हो मुझे पत्नी बनाने की, बाद में पछताना न पड़े, सोच लो। कृद्धन थोड़ा सीरियस सोच के बोला, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे मुझे पछताना पड़े, और खास करके तुम्हारे लिए जान, अगर मुझे तुमसे शादी करके पछताना पड़े तो कोई गम नहीं। आर्य इमोशनल होकर बोले, कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? कृद्धन आर्य के लिप्स पर छोटे से किस देकर बोला, कभी भी नहीं, अगर तुम चाहोगे तब भी नहीं, अगर मैं मर गया तब भी तुम्हारे पीछे नहीं छोड़ूंगा मैं। आर्य, अगर तुम गए भी तो मैं तुम्हें पीठ के लिए आऊंगी अपने पास, अगर तुम मर गए ना तो मैं यमराज जी को परेशान करके तुम्हें अपने पास नहीं आऊंगी, समझे? प्रधान थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला, यानी मेरे बचने को कोई चांस नहीं? अरे हंसते हो? बोली, बिल्कुल भी नहीं। दोनों खिलखिलाकर हंसते लगते हैं, वही तभी उनके गेट पर कोई नॉक करता है तो प्रधान एक बार आर्य को देखते, जो उसकी ब्लैक शर्ट में थी और काफी क्यूट एंड हॉट लग रहे थे। कीर्तन आर्य का ये रूप किसी को देखने नहीं देना चाहता सिवाय अपने अलावा। कृद्धन पास में पड़ी ब्लैंकेट उठाते हुए आर्य को अच्छे से उसमें कर देता तो। अरे मुंह बनाते हो, बोलिए क्या कर रहे हो? अनअम्यूज्ड ब्लू इट एंग्री। प्रधान छोड़ते हुए बोलो, आरती उतार रहा हूं तुम्हारी। अरे गुस्से से बोली, तुम मुझे उड़ा क्यों रहे हो ब्लैंकेट? तुरंत इस तरीके से बोला, जब दिखे रहा है तुम्हें मैं उड़ा रहा हूं ब्लैंकेट तो फिर पूछ क्यों रही हो? मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई ऐसी देखे मेरी शर्ट में। आर्य एक आईब्रो ऊपर करते हुए बोली, क्यों नहीं देखा सकता कोई मुझे ऐसे? वैश्वी में कितनी बार ऐसे अपने घर में घूमी हूं, मुझे तो पापा, भाई, काका, मेरे फ्रेंड्स और मृत्युंजय कई बार ऐसे देखा है, तो अब क्या होगा इसमें? वैसे भी शायद इतनी सुंदर लग रही हो मैं, इतनी हॉट लग रही, मैं तो सोच रही हूं ऐसे कपड़े पहन के मॉडलिंग करना शुरू कर दो तो कितना अच्छा लगे, कितने फॉलोअर रहेंगे मेरे, बताओ ना कैसा रहेगा? आर्य अपनी ही धुन में बातें किया जा रही थी, बिना कृद्धन पर ध्यान दिए, जो से गुस्से से घर रहा था। कृद्धन गुस्से से आर्य को चुप करते वाला, चुप हो जाओ। आर्य के बाजू को पड़ते हुए गुस्से से अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे कपड़े पहन के दूसरे मर्दों के सामने जाने की? आर्य, प्रधान मुझे हट हो रहा है, छोड़ो। प्रधान आर्य की बातों को सुन के आता है, मुझे यहाँ दिल हो रहा है, दिल की तरफ इशारा करके कहता है। आर्य उसकी बातों को समझते हुए कहती है, मगर कपड़े ही तो पहने थे, बिना कपड़ों के थोड़ी गई थी। प्रधान गुस्से से उठा और दीवार पर अपना एक मुक्का मारते हुए कहता है, खबरदार, जो ऐसा अपने दिमाग भी लाया, अगर ऐसा किया ना कभी भी तो मुझे बुरा नहीं होगा। आर्य फिक्र करते हुए प्रधान के पास जाकर उसका हाथों को पकड़ते हुए कहते, तुम पागल हो गए हो, ऐसा कोई करता है? कृद्धन जुनून और दीवानगी के साथ रहते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। आर्य, किसी भी हद तक जाना, मगर खुद को कभी चोट मत पहुंचाना। कृद्धन कहता है, कभी खुद को चोट नहीं पर जाऊंगा, मगर तुम्हें एक वादा करो, कभी भी किसी के सामने ऐसे नहीं जाओगी, अगर कभी भी किसी के सामने ऐसे गई तो देख लेना, तुम्हें तो दर्द नहीं दे सकता मगर खुद को तो दर्द दे सकता हूं। आर्य, ठीक है, किसी के सामने नहीं जाऊंगी ऐसे, सिवाय एक के। कीर्तन गुस्से से कहते, तुम्हें बात समझ में नहीं आती, मैंने क्या किसी के सामने नहीं, किसी के सामने? पाउटिंग 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 पाउटिंग। आर्य प्रधान का फेस अपने हाथों में लेकर रहती है, अच्छा ठीक है, आज के बाद तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगी ऐसे, तुम नहीं कहा ना किसी के सामने, मैं तो तुम्हारी बात कर रही थी। कृद्धन आर्य की कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींचकर कहता है, तुम चाहे मेरे सामने कैसे भी आ जाओ जान, मगर मैं कभी यह बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे अलावा तुम्हें प्यार भरी नजर से कोई देखिए, गांधी नजर से जिस पर मेरा हक है वह मैं किसी को नहीं लेते देखा सकता जान। तभी फिर से कृद्धन का गेट एक बार नॉक होता है तो आर्य हंसते हुए कहती, जाकर दरवाजा खोलो वरना तुम्हारे घर वाले तुम्हारा दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। प्रधान आर्य को वैसे ही पड़े हुए कहते, किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे कमरे में दरवाजे तोड़कर आ जाए। आर्य मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, कोई नहीं आ सकता मगर दरवाजा तो खोल सकते, कोई जरूरी काम होगा तो। कृद्धन को अभी भी ना हिलता देख आर्य रहती है, ठीक है, मैं किसी के सामने ऐसे नहीं आऊंगी, मेरे बाथरूम में जा रही हूं, तुम दरवाजा खोलकर देख लो कौन है।
कृद्धन आर्या के फोरहेड पर किस करके कहते हैं ठीक है मैं देखा हूं तुम जाओ। आर्य के जाने के बाद प्रधान दरवाजा खोलना है तो सामने अहाना होती है। प्रधान प्यार से पूछते क्या हुआ बच्चा आप क्या क्या कर रहे हो। अहाना मुस्कुराते हुए कहते हैं बाय वह नीचे आपको बुला रहे हैं दादा दादी यह कहकर आना जाने लगती है तो प्रधान उसे पीछे से रोकने हुए कहते बच्चों रुको। अहाना रुकते हुए कृद्धन से पूछते भाई क्या कोई काम है। कृद्धन अहाना से कहता है कि बच्चा वह आर्य के कपड़े खून की वजह से खराब हो गया तो क्या आप अपना कोई कपड़ा दे सकते हो। अहाना मुस्कुराते हुए कहते भाई ये भी कोई पूछने की बात है मैं दे दूंगी भाभी को। अहाना के मुंह से आर्य के लिए प्रधान भाभी सुनता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। प्रधान कमरे में चला जाता है और क्लोजेट में जाकर कपड़े चेंज करके बाहर आता है बाथरूम का दरवाजा लॉक करके क्या आर्य को बुलाता है तो आर्य हल्का सा दरवाजा खोलती है। आर्य कृद्धन से पूछती है क्या हुआ कौन था। कृद्धन मुस्कुराते हुए कहता है अहाना थी दादा दादी नीचे बुला रहे मैं जा रहा हूँ अहाना तुम्हारे लिए कपड़े लगी तो वह पहन लेना अगर तुम कंफर्टेबल उसके कपड़े पहने में तो वरना मैं तुम्हारे लिए नहीं मंगवा दूंगा। अरे मुस्कुराते हुए बोली तुम्हारी बहन ने मुझे उसके कपड़े पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे भी इतनी प्यारी है बिल्कुल मेरी तरह। प्रधान कहता है अच्छा ठीक है बाद में उनकी तारीफ कर लेना पहले मुझे किस दो मैं नीचे जा रहा हूँ। आर्य थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है तुम हर बार यह किस क्यों मांगते रहते हो अब मैं नहीं देने वाली। आर्य की बातों को सुनने के बाद प्रधान जाने को होता है तो आर्य बाथरूम में से अपना हाथ निकाल उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे प्रधान का फेस देखी है तो थोड़ा डिसअपॉइंट लगा रहा था प्रधान को देखकर पूछता है कहाँ जा रहे हो। प्रधान नॉर्मली कहते नीचे जा रहा हूँ। अरे मुस्कुराते हुए कहती अपना सामान लिए बिना। ये कहकर आर्य प्रधान की तरफ बढ़ जाती है। वही कृद्धन आर्य को कंफ्यूज नजरों से देखा है मगर अगले पल उसकी आंखें चमक उठती है क्योंकि आर्य ने उसकी फेवरेट चीज तो दे दी थी। प्रधान भी आर्य को किस बैक करने लगता है कुछ देर में आर्य को सांस लेने में दिक्कत होती है तो प्रधान को अपने आप से दूर करने लगती है मगर कृद्धन से दूर नहीं होता बल्कि और फोर्स के साथ किस करने लगता है। कृद्धन के छोड़ने ही आर्य गहरी गहरी लंबी सांस लेने लगते हैं और गुस्से से प्रधान को घूरते हुए बोलते हैं तुम किसी दिन बिना सांस के ही मुझे मारा डालोगे। आर्या मुंह बनाते हुए कहता है ऐसा कभी नहीं होगा वरना तो ये दुनिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी कि आर्य जायसवाल अपने होने वाले पति को किस करते हुए सनस लेने की ना वजह से मर गई। कृद्धन गुस्सा करते हुए बोला आज बोल दिया है मगर आइंदा से मत बोला और रही बात तुम्हें बिना आपने साथ तुम्हारे जैसे क्यूट बच्चे पैदा किए नहीं जाने दूंगा कहीं। अब मैं नीचे जा रहा हूँ तुम जल्दी नीचे आ जाना और अपने जख्मों पर पानी मत गलना ना ज्यादा दबाव देना समझी दम्बो। कृद्धन नीचे चला जाता है और अहाना ऊपर आ जाती है। अहाना आर्य की तरफ मुस्कुराते हुए अपना अनारकली सूट उसकी तरफ बढ़ती और कहते भाभी आप ये पहन लीजिए। अरे रहती है ओके। अहाना जाने लगती है तो ए रहे हैं उसे रोकने हुए बोलते अहाना रुको। अहाना अरे की तरफ देखते हुए बोलती है क्या हुआ भाभी। आर्य थोड़ा शर्माते हुए बोलते हैं तुम मुझे कपड़े पहनने में हेल्प कर दोगी वह क्या है ना मेरे को चोट लगी है थोड़ी देर पहले तुम्हारे भाई ने मदद कर दी थी अब मगर। अहाना हंसते हुए बोलते आपको शर्माने की जरूरत नहीं मैं कर दूंगी। अहाना आर्य को सूट पहनने में मदद करती है कुछ देर में आना को कपड़े पहनने के बाद उसके बाल कमम करती है बीच की मांग निकाल के हल्के से बाल कल देती है। आना अपने साथ थोड़ा मेकअप का भी सामान लाई थी आर्य को वह देते हुए कहती है आपको इनमें से जो उसे करना है वह कर लेना। अन्य उसमें से सामान दिखती है और एक मोटी की बिंदी निकाल कर माथे पर लगती है आंखों में हल्का सा काजल होठों पर पिक लिपस्टिक कानों में झुमके हाथों में पिक एंड वाइट कॉम्बिनेशन की चूड़ियां। अहाना आर्य को देख एकदम चौंकी जाते हो एकदम अप्सरा की तरह लग रही थी और कहती है आर्य से भाभी आप एकदम अप्सरा की तरह लग रही हो भाई आपको ऐसे दिखेंगे कहानी उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए आज। आर्य बस मुस्कुरा देती है और कुछ नहीं रहती अहाना से। वही हाल में कृद्धन के नीचे जाते ही वसुंधरा जी के प्रधान को कहती है। वसुंधरा जी थोड़ा चढ़ते हुए कहती है कृद्धन बेटा हमारे साथ भी थोड़ा बैठ लिया करो कहाँ बाकियों के साथ घूमते रहते हो अनजाने को भी अपने घर जाते हो मगर अपनों से बात करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता बेटा। कृद्धन वसुंधरा जी का खाने का मतलब अच्छे से समझा रहा था वह उन्हें थोड़ा गुस्से वाले देखे कहता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता आज जितना टाइम होता है मुझे वहां इन्वेस्ट करना पसंद है जहां कोई रिजल्ट तो वहां नहीं जहां सिर्फ घटा हो। अर्पिता जी जब देखी है कीर्तन गुस्सा हो रहा है तो वह कहते कीर्तन बेटा अरे कहाँ है। प्रधान मुस्कुराते हुए कहता है माँ वह कपड़े चेंज कर रही है।
इसके आगे कीर्तन कुछ कहा पता कि तभी उसका फोन बजता है और वह दूसरी तरफ चला जाता है फोन अटेंड करने को। वसुंधरा जिक्रुघन की बातों को सुन कुलवंत जी से कहती है, दिखा माँ कैसी लड़की है, पता नहीं कहाँ से आई है, शादी के बिना ही हमारे बेटे के कमरे में चली गई, बिल्कुल बेशर्म रियाज नहीं अच्छी, बिल्कुल बेशर्म रियाज नहीं आती, लड़के पता नहीं किस किस के साथ कैसे कैसे रिश्ते बनाए होंगे, इस लड़की ने अभी भी वक्त है माँ, हमारे कृतधन से इस लड़की का पीछा छुड़ाओ। बलदेव जी इस बार थोड़ा गुस्से से कहते हैं, वसुंधरा इतनी देर से बकवास सुन रहे हैं, मतलब इसका यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलो उसे बच्ची के बारे में, प्रधान के सामने अपनी बकवास मत करना वरना अगली बार इस घर में आने नहीं देगा और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी भी वक्त अपनी हरकतों को सुधारो। तभी किसी वीडियो से चलने की आवाज आती है तो सब ऊपर देखते हैं। वही आर्य को ट्रेडिशनल लुक में देखकर सबके चेहरे खिल जाते हैं, हमें वसुंधरा जी और सोनिया को आर्य को देखकर मुंह बना जाते, उन्हें पता चल कर थे यही वह लड़की जो कीर्तन के साथ आई है। आर्य नीचे आगे चुपचाप कुलवंत जी के पास बैठ जाती है तो वसुंधरा जी उन्हें तंटट मारो रहती है। लगता है किसी ने यह नहीं सिखाया जब कोई बड़ा सामने बैठा हो तो उसके पैर छूते हैं। मिष्टी फिर से बोल देती है कि क्यों आपने भी तो नहीं छुए दादा देखकर, पर और ना ये सोनिया जी ने। वहीं आर्य जब सोनिया का नाम सुनते हो तो सामने बैठी हुई लड़की को ध्यान से देखते हैं और फिर अचानक उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वह वसुंधरा जी की तरफ देखकर कहती है, मुझे लगा आप प्रधान की बड़ी बहन होगी इसलिए मैंने, पर नहीं है, मुझे नहीं पता था आप कोई ओल्ड लेडी है, सॉरी माफ कर दीजिए मैं अभी ओंग लेती हूँ। वही और की बातों को सुन वसुंधरा जी खुश हो तो कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी आजकल कौन पर छूता है। वही जब प्रधान आर्य की आवाज सुनता है तो पीछे बुलेट कितने देता है तो उसका एक पल के लिए दिल धड़कान भूल जाता है और यह एकदम अप्सरा लग रही थी। वहीं सोनिया गुस्से से आर्य को देख रही थी। क्रीधन आर्य के पास आने लगता है तो सोनिया उठकर प्रधान के पास जाने लगती है, देख अरे कुछ सोचते हो, अपना पर उड़ा देती है जिससे सोनिया की साड़ी नीचे गिर जाती है। वही दादाजी अपनी नजरें फेर लेते हैं और दादी गुस्से से सोनिया को देख रही थी। आर्य मासूम सा फेस बनाकर सोनिया से कहती है, सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया, वह गलती से आपकी साड़ी मेरे पर में आ गई। वैसे आपके पास आइडिया कहाँ से आए, साड़ी के नीचे शर्टेड ड्रेस वह भी इतनी अच्छी है, मगर अपनी साड़ी के ऊपर ही क्यों पहने हैं आप, शॉर्ट ड्रेस भी तो पहन सकती थी, दोनों को कॉम्बिनेशन मिलकर पहनने की क्या जरूरत थी। सोनिया की साड़ी को हटाते हो, रहती मैं आपकी मदद कर देती हूँ दी। सोनिया मना करते मगर आर्य कहाँ मानने वाली थी, जल्दी सी सोनिया की साड़ी हटा देती है, उसकी ड्रेस देखकर तो मिस्टी और आहना के साथ सबका मुंह खुला रह जाता है। सोनिया की ड्रेस कुछ ऐसी थी कि सिर्फ आगे कोई हिस्सा उतना ही ढाका था जितना अच्छा था, वह भी थोड़ा सा शॉर्ट स्कर्ट इतनी छोटी थी कि उसकी थाई भी काफी मुश्किल से छुपा पा रही थी। आर्य अपने होठों का पार्ट बनाकर सोनिया से कहती है कि डिजाइनर को बाकी कपड़ा देकर आना भूल गए थे, जो इतना काम कपड़े में उसने आपके कपड़े बनाकर आपको एडजस्ट करके दे दिया। लगता है अब जरूर पेटीकोट का कपड़ा ले गई होगी तभी तो इतने छोटे कपड़े बने हैं। मगर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, उसे स्टेटस के अच्छे से डिजाइनर के अच्छे से खबर लूंगी, आप उसका मुझे नंबर बता देना, आपके साथ धोखा कैसे कर सकता है ऐसे। चैप्टर 28 आर्य ने मरा सोनिया को थप्पड़। वसुंधरा जी गुस्से से बोलते हैं, तुम्हें क्या पता फैशन के बारे में, गवार कहीं की, कभी इतनी महंगे और डिजाइनर कपड़े देखे होंगे जिंदगी में, तभी तो पता होगा फैशन के बारे में, अमीर लोगों की जिंदगी के बारे में, कैसे रहते कैसे उनकी लाइफस्टाइल है। कुलवंत जी इस पर गुस्से से बोलता है, हमें नहीं पता होगा, उसे नहीं पता तो चाहे बड़े घर के हो या छोटे घर के बच्चे, तमीज से रहना आना चाहिए, संस्कार नाम की चीज होती है वसुंधरा, बेशर्मी की भी एक हद होती है। और कितनी बार कहा है हमने तुमसे, इसको अपने साथ मत लेकर आया करो, मेहमान हूँ मेहमान की तरह आया करो, घर के मामलों में ज्यादा गुस्सा मत करो, कितनी बार कहा है इस लड़की को हमारी कृतधन से दूर रखना के लिए, फिर भी तुम सुनती नहीं हो। वसुंधरा जी गुस्से से कहती है, माँ आप इस दो कोड़ी लड़की के लिए मुझे गुस्सा कर रही हो और उल्टा सीधा सुना रही हो, आज की आई एक लड़की के लिए। प्रधान गुस्से से बोले, जिससे आज की आई हुई लड़की का रही है श्रीमती महेश्वरी, उसे घर की होने वाली बहू है। वसुंधरा जी गुस्से से कहते हैं, वह होने वाली बहुएं हुई नहीं है, अभी न मैं होने दूंगी, समझ में आई, वैसे भी इस लड़की का क्या मैच है महेश्वरियाई खानदान की बेटी से। और वैसे भी सोनिया सिसोदिया यहाँ की माँ की बेटी है, मेरी फ्रेंड की बेटी सबसे बड़ा होता है। प्रधान हंसते हुए कहता है, उसे एमला की बेटी जिसके आज उसके भाई को पूरे कॉलेज के सामने किसी ने मारा, जिसके आए दिन कोई कारनामे कॉलेज में होते ही रहते हैं। सोनिया परेशान होते हुए बोली, किसने मारा मेरे भाई को, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो एमला के बेटे पर हाथ उठा सके।
आर्या हंसते हुए बोली, एमला है कोई प्रधानमंत्री नहीं देश का, तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई की हरकत है ही मार खाने वाली। तुम्हें देखकर समझ में आ गया है कि पूरा खानदानी ऐसा ही है। सोनिया इस पर अपना आपा खोते हुए बोली, वह तो हो रहा है तुम्हारा, ऐसे नहीं मानोगी, तुम जानती नहीं हो, सोनिया सिसोदिया नाम है मेरा। आर्या हंसते हुए बोली, जानती, लगता तुम खुद को नहीं हो, तभी बार बार अपने सरनेम को बता रही हो। वसुंधरा दी गुस्से से बोले, अपने हाथ में रहो, लड़की जिसके सपने तुम देख रही हो ना इस घर की बहू बने को, वह तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। आर्या एटीट्यूड से बोली, शादी मुझे इस घर के बेटे से करनी ना कि आपसे, तो ऐसे बोल रही हो जैसे आप ही लड़का हो, आप इसे शादी करने के लिए हम मारे जा रहे हैं। मिस्टी हंसते हुए आहना से बोली थी, क्या मस्त भाभी मिली हमें बा जी की, तो आज वोट पर वोट लगा रही है। वसुंधरा जी गुस्से से बोली, निकाल जाओ मेरे घर से। कृद्धन गुस्से से चिल्लाते हुए, आप होती कौन है मेरी जान को मेरे घर से निकलने वाली। वसुंधरा जी गुस्से से बोली, तुम इस लड़की के लिए मुझे ऐसी बातें कर रहे हो, देख रही हो माँ, आज इस लड़की को एक दिन नहीं हुआ घर में कलरश करवा दिया, इस लड़की में आगे पता नहीं घर को ही बर्बाद कर देंगे। बलदेव जो इतनी देर से सारा तमाशा देख रहे थे वह गुस्से से बोले, तमाशा बंद करो वसुंधरा, जब भी आते हो कोई ना कोई तमाशा करते, इस बार तुमने हद कर दी। वसुंधरा जी भी गुस्से से बोली, पापा तमाशा हम नहीं, ये लड़की कर रही है, दिखा नहीं आपने किस तरह से बात कर रही है। बलदेव जी इस बार शक्ति से बोले, हमने सब देखा तभी कर रहे हैं, अपना तमाशा बंद करो, और तुमने हमें समझ क्या रखे, हम लोगों के चेहरे और उनकी नीयत देखकर ही भाग जाते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रही है नहीं जान पाएंगे, आखिर हमारा ही खून हो तुम। हम बोलते नहीं है इसका यह मतलब नहीं हमें कुछ दिखता नहीं। अर्पिता जी गुस्से को बढ़ता देख आगे आए और कहीं पापा शांत हो जाए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कुलवंत जी भी वसुंधरा जी की तरफ देखकर बोली, देखो उसे इतनी फिक्र और तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। वसुंधरा जी के गुस्से से बोली, यह सब दिखावा है इन दोनों का, हमारे घर हथियाना आए है प्रॉपर्टी सब। कुलवंत जी वसुंधरा जी को समझते हुए बोली, हाँ बार पैसों के बारे में मत सोचा करो वसुंधरा, कभी लोगों के अंदर की अच्छाई और उनके प्यार को भी देखा करो। वसुंधरा जी चिल्लाते हुए बोली, कोई प्यार वार नहीं, इन लोगों का दिखावा है, जिस दिन पैसे और प्रॉपर्टी मिले तब सामने आ जाएगा। आर्या हंसते हुए बोली, सही आपने दिखावा है, फिर तो आपका प्यार भी दिखावा हुआ, क्योंकि हर बार आपके यहाँ कुछ ना कुछ लेकिन नहीं तो आती हो, वरना जी ने अपने परिवार से प्यार होता है, वह ऐसे रिश्ते परिवार को तोड़ने की नहीं मिलती, आप जानती है कि लड़की कैसी है, फिर भी अपने भाई के बेटे की शादी से करवाना चाहती है। आपके चेहरे से ही देखकर पता चल रहा है आपको रिश्तों से नहीं सिर्फ पैसों से मतलब है। वसुंधरा जी इस बार गुस्से से आए और आर्य को मारने के लिए अपना हाथ उठाया था कि उनका हाथ किसी ने बीच में रोक दिया। वसुंधरा जी ने सामने देखा तो कृतधन गुस्से से उन्हें ही गोरा था, जिससे वसुंधरा जी एक पल की लीडर के अंदर अगले पल अपना दर काबू करते हो बोली, मेरा हाथ छोड़, आज तो मैं इस लड़की को सबक सिखा के रहूंगी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बात करने की। प्रधान उनका हाथ छोड़ने हुए बोला, हिम्मत तो आपकी भी कैसे हुई इसमें हाथ उठाने की, लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं है, जो मेरी जान पर हाथ उठाने की हिम्मत की आपने। वसुंधरा जिया प्रधान को देखते हुए बोले, इतना इसको सर पर मत चढ़ाओ प्रधान, वरना कहीं पछताना न पड़े बाद में। प्रधान हंसते हुए बोला, पछता तो हम अभी भी रहे हैं, जो आपके सच्चाई जानते हुए भी आपको यहाँ रखा है, आप क्यों सोचती है हमें आपके बारे में कुछ नहीं पता कि कैसे आप पापा के दिल में माँ के लिए जहर भरती है, कैसे आप क्या करती है, कैसे हमें अपने चेहरे पर नाचना चाहती है, जब देखो जब आप यहाँ आ जाती है कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि आप सर पर चढ़ के नाचे लगे हमारे। अर्पिता जी लड़ाई को ज्यादा बढ़ता हुआ देखकर प्रधान और वसुंधरा जी को रोकने के लिए बोली, जी शांत हो जाए। वसुंधरा जी गुस्से से बोली, अब पिताजी से तुम तो इस मामले से दूर ही रहो, आखिर तुम्हारी ही तो वजह से हो रहा है ये सब, आखिर अपनी ही जैसी बहू को लेकर आए घर में। अर्पिता जी वसुंधरा जी को समझते हुए बोली, जी आप ये क्या कहा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वसुंधरा जी गुस्से से बोली, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा ही किया जाए, तुम तो जानती हो कि खरीदनी तो बारिश बनेंगे इस घर के अंपार का, तभी तो अपनी जैसी बहू लाना चाहती हो। वैसे कुछ तो खुद मेरे भाई की जिंदगी में जगह नहीं बना पाए, आज तक एक बच्चा नहीं दिया, उन्हें 15 साल हो गए आपकी शादी को, तुझे कमी तो आप ही में होगी, क्योंकि मेरे भाई के पहले भी तो एक करा बच्चे हैं। वही यह सुनते ही अर्पिता जी के आंखों में आंसू आ गई। आर्य को अर्पिता जी की ऐसी हालत देखकर अपनी मां आस्था की याद आ गई, इसलिए वसुंधरा जी पर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मां को ऐसे बोलते की। वसुंधरा जी भी वैसे ही चिल्लाते हुए, बाल जब तुम्हें कुछ ना पता होना इस बारे में बोलना नहीं चाहिए, और खास करके घर के मामलों के बारे में।
सोनिया जो इतनी देर से चुप थी, उसे अब अपनी बेइज्जती का बदला लेने का मौका मिल गया। वह वसुंधरा जी को देखकर बोली, आंटी रहने दीजिए, लो स्टैंडर्ड लोग को कहाँ पता कि कब क्या बात करनी है। आर्या सोनिया को घूरते हुए बोली, हाँ है स्टैंडर्ड तो दिख ही रहा है, ऊपर से नीचे तक के स्टैंडर्ड के लोग दिखाने में ज्यादा बिलीव करते हैं, तुम्हारी तरह ऊपर से नीचे तक सब दिख रहा है, ऐसा कोई भाग नहीं है जो छुपा हो। शायद अपनी माँ से सीखा है ना हाई स्टैंडर्ड कैसे फंसाते हैं अपने से अमीर लोगों को। ये सुनते ही सोनिया को गुस्सा आया, वह आर्य को मारने आई कि अर्पिता जी आर्य को बचाने बीच में आए। ये देखकर गुस्से में सोनिया को कुछ सूझी नहीं, रातों से तो सिर्फ अरे से अपनी इंसल्ट का बदला लेना था, इसलिए उसने अर्पिता जी को जोर का धक्का दिया, जिससे अर्पिता जी का हाथ सीधा टेबल के कोनी से लगाए और उनकी एक दर्द भरियाई चीज निकल गई, जिसे आर्य को बड़ा गुस्सा आया। आर्य ना आओ देखा ना तू, सीधा सोनिया के गाल पर 3-4 जड़ दिए। सोनिया आर्य के वार को सा नहीं पाए और सीधा जमीन पर मुंह के बाल गिरी। वही मिस्टी और आहना जल्दी से दौड़कर अर्पिता जी के पास गए और बोले, मन आप ठीक हो ना, आपको ज्यादा लगी तो नहीं। ये कहते हुए दोनों रनने लगी। प्रधान गुस्से से वसुंधरा और सोनिया जी को देखते हुए वसुंधरा जी से बोला, इस लड़के को अपने साथ अभी के अभी ले जाऊंगा ना, गुस्से में मैं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठा हूं। प्रधान और अर्पिता जी के पास एवं उन्हें अपनी बाहों में उठाते उनके रूम की तरफ ले जाते हुए आर्य को बोला, कॉल दी डॉक्टर। कुछ देर बाद अर्पिता जी के रूम में एक फीमेल डॉक्टर खड़ी थी, जो उनका चेकअप करके उनके कमरे से बाहर आए तो सामने सभी परिवार वालों खड़े थे। कीर्तन डॉक्टर को देखकर कोल्ड आवाज में पूछा, माँ कैसी है मेरी, ठीक तो है ना वह। डॉक्टर एक गहरी सांस लेकर कीर्तन की तरफ देखते हुए बोलिए, लगा रहा है उनके हाथ में सीरियस फ्रैक्चर हुआ है, उनका हाथ को बिल्कुल भी हिलना ना डुलना नहीं, मैंने कुछ दवाई दे रही हूँ, या आप उन्हें टाइम टू टाइम दे देना और चेकअप के लिए एक बार हॉस्पिटल जरूर आ जाना उनके, और याद रहे ज्यादा हाथ पर जोर ना दे, मैन्युफैक्चरर ज्यादा सीरियस हो सकता है। और अर्पिता जी के कमरे में से निकलने के बाद सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं और प्रधान अपने स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहा होता है। आर्य और पिताजी के पास थी आना और मिस्टर अपने कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करने के लिए अपने रूम में चली गई। अर्पिता जी आर्य को देखते हुए बैठी है, बेटा आप आराम कर लो, मैं आपके लिए कुछ खाने को मांगा देती हूँ तो। अरे बोलता नहीं माना, आप आराम करो, आप यहीं रहो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती है, बोलकर वह जाने लगती तो अर्पिता जी मना कर देते, रहने दो बेटा, मुझे भी कुछ नहीं खाना। चैप्टर 29 आर्या का कृतधन के लिए खाना बनाना। आर्या थोड़ा गुस्सा करते हुए और पिताजी से कहती, आप कहीं नहीं जाएगी माँ, और वैसे भी खाना तो नौकर भी बना सकते हैं ना, आप अपनी हेल्थ देखकर डॉक्टर ने आपको मना किया है ना यहाँ से उठने के लिए। अगर आपने यहाँ से हिलने की भी कोशिश की तो मैं कृतधन से बोल दूंगा, और आप फिर जानती है ना कि जान फिर आपको कैसे डटेंगे। आर्य की बातों को सुनने के बाद अर्पिता जी मुंह बनाकर रहते हैं, बच्चों की तरह कहती है, एक हिटलर कम है जो तुम उसे बुला रही हो। अर्पिता जी आर्य के बालों पर अपने हाथों को ले जाते हुए उसके सर को चलते हुए कहती है, बेटा समझना की कोशिश करो, घर में सभी को मेरे हाथ का खाना होता है, कोई घर में नौकर खाना नहीं बनता, खाली सवे करते और बाकी सबका भी ले, मगर कीर्तन वह छुएगा भी नहीं बेटा, उसे थोड़ी हाइजीन प्रॉब्लम है। आर्य को ये सुनते ही कृतधन और अपने बीच मोमेंट याद आए, जिसमें आर्य कितनी गंदी थी, फिर भी कीर्तन ने उसे गोदी में उठाया अपनी। ये सोचकर आर्या के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आर्य अर्पिता जी की तरफ देखकर कहते, कोई बात नहीं, खाना मैं बना दूंगी। अर्पिता जी आर्य को माना करते हुए कहते, नहीं बेटा आप क्यों बनाओगे, और वैसे भी आज पहली बार आए हो घर में, तब से थोड़ी कम करवाएंगे। अरे मुस्कुराते हुए अर्पिता जी से कहती, एक तो आप बेटा भी कहते और बेटे को अपना काम भी करने से माना करती हो, यह अच्छी बात नहीं है माँ। वैसे भी मुझे खाना बनाना आता है, घर पर भी बनती आई थी डेट के लिए, ये कहते हैं आर्या थोड़ा उदास हो जाती, फिर अपने आप को संभालते हुए अर्पिता जी की तरफ मुस्कुराते हुए ए रहे कहते, बस आप ये बता दीजिए खाने में किसको क्या पसंद है। अर्पिता जी आर्य की तरह मुस्कुराते हुए कहते, आपको जो बनाना अपने माँ से बना लीजिए। ये कहकर अर्पिता जी अपने पास रखो फोन मिला आती है और रामू काका को अपने रूम में आने को कहती है। थोड़ी देर में रामू काका पिताजी के रूप में आते और कहते हैं, जी बहू रानी। अर्पिता जी मुस्कुराते हुए कहती है, आप अरे बेबी को ले जाए, उन्हें किचन दिखाकर सामान कहाँ है जो जो वह मांगे दे दीजिएगा, आप उनकी मदद भी कर दीजिएगा खाना बनाने में। रामू काका अपना सर हिलाते हुए कहते, जी बना हूँ रानी, कर देंगे मदद। आर्य रामू के पीछे पीछे किचन की तरफ चली जाती है। आर्य किचन में जाकर किचन को ध्यान से देख आई है, तभी उसे के कानों में रामू काका की आवाज आती है, जो आर्या से पूछते, बेबी जी अब खाने में क्या बनाएंगे।
आर्य बोलते हैं कि घर में खाने में सबको क्या पसंद है। रामू काका बलदेव जी का बताते हैं कि उन्हें ज्यादा स्पाइसी और ऑयली फूड पसंद नहीं है। दादी और दोनों छोटी बेबी रात के डिनर में थोड़ा स्पाइसी चाहिए हो। अर्पिता मैं कुछ भी खा लेती हैं। आर्य से कहते कुछ तो पसंद होगी माँ की। हाँ उन्हें बिहारी खाना ज्यादा पसंद है। आर्य राम काका से पूछता है कि माँ को बिहारी खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। रामू काका मुस्कुराते हुए बोले जो सभी बिहारी को पसंद होता है बेटा लिट्टी चोखा। आर्य बोली ठीक है तो हम माँ के लिए लिट्टी चोखा बनाएंगे, दादाजी के लिए एक हेल्थी से टोमेटो सूप के साथ रोटी दाल मखनी और दादी माँ दोनों के लिए बोले भटूरे और राइस खिचड़ी और रायता। काका प्रधान को क्या पसंद है? बेबी बाबा को तो सूप सैलरी खाता हुए देखा है, उसके अलावा कुछ नहीं। जब साइन मैडम थी तो प्रधान बाबा हमेशा उनसे कुछ ना कुछ खाने की फरमाइश करते थे, कभी चीज बर्गर, यह सब ज्यादातर इंडिया आते थे उनके लिए। चीन में अपने हाथों से मलाई कोफ्ता, मलाई पनीर, पुलाव, रोटी, गुलाब जामुन बनती थी, उसे दिन बहुत खुश होते थे बाबा। साइना मैडम के जाने के बाद तुरंत ध्यान बाबा ने जिसे फरमाइशी करना छोड़ दिया था। अर्पिता मैडम के साथ भी वह इतनी फरमाइश नहीं करते थे। अरे मुस्कुराते हुए कहती है आप ही नहीं सबका सामान निकाल दीजिए, और हाँ ये जो खाना है वह मैं अकेले बनाऊंगी, आप बस मेरी मदद कर दीजिएगा सामान देने में। रामू काका थोड़ा परेशान होते हुए बोलते हैं बच्चे की खान बने में ज्यादा टाइम लगेगा, आप तक जाएंगे, हमें मदद करनी दीजिए। अरे मुस्कुराते हुए बोली ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप हम पर भरोसा कीजिए, बस आप हमें वह सामान देते जाइए जो जो हम आपसे बोल रहे हैं। आर्य की बातों को सुनने के बाद आर्य के खाने पर उसे सामान देते जाते और आर्य फटाफट से डिनर बनाने लगते। आई है करीब आधे घंटे में वह आदत से ज्यादा डिनर के लिए तैयारी कर चुकी थी। वेजिटेबल सूप, रायता, लिट्टी चोखा, बोले भटूरे, खिचड़ी बनाई थी जिसमें खूब सारे मिक्स वेज थे, गुलाब जामुन, सलाद, मलाई कोफ्ता, मलाई पनीर, दाल मखनी बनकर तैयार हो चुकी थी। थोड़ी देर में राना पूरा खाना कंप्लीट कर लिया था और रामू काका आर्य को देखकर बोले बेटा आपने तो इतना सारा खान 1.5 घंटे में बना लिया, डिनर होने में 15 मिनट बाकी है। आर्य हंसते हुए बोली 15 मिनट बाकी, खाना भी तो लगाना है बाहर टेबल पर, आप खाना लगवाने हमारी मदद करवा दीजिए। रामू काका हंसने हुए बोले कोई बात नहीं हम करवा देते, आपकी मत आप तक गई होंगे, अब थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। आर्य मुस्कुराते हुए नहीं हम आपके साथ मदद करवाएंगे। कुछ ही देर में बलदेव जी कुलवंत मिष्टी आहाना ए जाती है, वही खान की खुशबू खुशबू सॉन्ग। मिष्टी रामू काका से कहते आज तो लगा रहा है कि खाने में कुछ स्वादिष्ट बने काका। रामू काका मंडी हिलाते हो कहते हैं खाने में स्वादिष्ट बना है मगर जो भी बना है हमने नहीं बनाया है। बलदेव जी बिना एक्सप्रेशन के रामू काका से कहते हैं आपने नहीं बनाया है तो क्या? अर्पिता बेटा किचन में गई थी, डॉक्टर ने माना किया, आपने उन्हें कम कैसे करने दिया? अर्पिता जी जो नीचे आ रही थी वह बलदेव जी से कहती है पापा आपको लगता है ये छोटी शैतान हमें काम करने देगी? वैसे भी आज का खाना हमने नहीं, आर्य ने बनाया है। कुलवंत जी आर्य की तरफ देखकर कहते बेटा आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, बेफालतू में आप परेशान हो गए होंगे। आर्य कुलवंत जी के पास आगे रहती है दादा इसमें परेशान होने की क्या बात है, घर के लोगों के लिए खाना बनाना कोई परेशान की बात थोड़ी है, वैसे मुझे सुकून मिलता है इन कामों में इसलिए मैंने किया। आर्य कहते हुए सबके खाने परोसने लगता और कहती है अब आप सब खाना खाए और बताए कैसा बनाए, हमने अपने हिसाब से खाना बनाया है, हमें नहीं पता था आपको कैसा स्वाद पसंद होगा। आर्य सबसे पहले दादाजी को उनका सूप, रोटी, रायता और थोड़ी खिचड़ी डाल देती है। मिष्टी खाना को देखकर आर्य उदास होकर बोलने भाभी आपने हमारे लिए भी यही बनाया है क्या? अरे दादाजी को खाना परोसने के बाद दादी के पास आती है, उनकी प्लेट में बोले भटूरे, बोले चावल, रायता, खिचड़ी सब करती है तो उनके चेहरे खिल जाते हैं। अरे मुस्कुराते हुए मिट्टी से कहते नहीं हमने आप सबकी पसंद का बनाया है। आर्य अर्पिता जी के पास आती है, उन्हें खिचड़ी देखी ही रहती है, माँ पहले आप थोड़ी खिचड़ी का लीजिए फिर आपको हम फेवरेट फूड देंगे। अर्पिता जी सर्वेंट को बुलाकर रहती है आपके प्रधान को उनका खाना उनके स्टडी रूम में ले जाए क्योंकि अभी उनका किसी को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं आएगा काम के वक्त। वही सर्वेंट को खाना परोस कर आर्य देती है कृतधन के लिए। सर्वेंट में खाना लेकर चली जाती है, वहीं आर्य अर्पिता जी की खिचड़ी खत्म करने के बाद बोलते माँ अपनी आंखें बंद कीजिए, आपके लिए आपका फेवरेट फूड देना है ना। अर्पिता जी ज्यादा सवाल ना करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है तो अरे उनकी प्लेट में लिट्टी चोखा डाल देती है और साथ में टोमेटो और धनिया पुदीने की चटनी में।
मियाँ और पिताजी खाना में अपने सामने लिट्टी चोखा देख खुश होते हुए बोलते हैं, यह अपने बेटा बनाया तो? अरे कहते, हाँ हमने आपके लिए बनाया, हमें रामू काका से पता चला आपको ये बहुत पसंद है, मगर आप अपने लिए बना ही नहीं पाती थी कभी, इसलिए हमने आपके लिए आज बना दिया। कुलवंत जी आरएसएस थोड़ा गुस्सा करने का नाटक करते हुए कहते, क्या अपनी सास के लिए ही बनाया, अपनी दासी सास के लिए नहीं बनाया? लिट्टी चोखा हमें भी ये पसंद है। तो आर्य भी उन्हें देखते हुए कहती है कि हमने आपके लिए भी बना है, रुक हम आपके प्लेट में भी देते हैं। पर उसका ये कहते हैं वह दादाजी को भी देती है, तो दादरियाई भी एक बाइट खाता, उनको टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। वह आगे से कहते, बेटा आपने खाना बहुत टेस्टी बनाई, खासकर ये लिट्टी चोखा। तभी वहां पर वह मेड वापस आ जाती है खाने की प्लेट लेकर, तो और पिताजी उसे देखकर पूछता है कि आप खाने की प्लेट वापस क्यों नहीं, प्रधान को खाना क्यों नहीं देकर आए हैं? मेड अपना सर झुकाते हुए कहती है, मैं करने खाना खाने से माना कर दिया, क्या है उन्होंने कहा है उन्हें भूख नहीं है? अर्पिता जी थोड़ा परेशान होते हुए कहते, अगर ये लड़का इससे नहीं खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, जनता है फिर भी ऐसे करता है। आर्य अर्पिता जी को देखकर बोली, खाना में ले जाती हूँ मैं उनके लिए। चैप्टर 30 आर्य का कीर्तन की केयर करना। ओल्ड ओबरॉय मैंशन। आर्य के ऐसे बोलते पर सभी उसको देखते हैं, तो अरे कहते हैं, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आर्य की बातों को सुन कुलवंत जी कहती है, कोई बात नहीं, हम कोई पुराने जमाने की नहीं है, तुम जा सकती हो, और हाँ अपना भी खाना ले जाना, वहीं की कृद्धन के साथ का लेना। वैसे वह तो लंच कर नहीं होगा उसने आज, तो उसने अपनी आज मेडिसिन भी नहीं मिली होगी, तो आप उसे डिनर करना आने के बाद उसकी मेडिसिन दे देना, वरना वह फिर से भूल जाएगा, उसकी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। आर्य थोड़ा चिंता करते हुए कहते, किस चीज की मेडिसिन दादी? अर्पिता जी कहती है, उस एक्सीडेंट हुआ था ना, अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ है, और अभी लंदन से आने के बाद सीधा यहाँ मुंबई आ गया है। डॉक्टर ने उसे कंसर्न किया था, दवाएं और खाना दोनों टाइम पर करना है। मगर ये लड़का काम के चक्कर में सब भूल जाता, अपनी तबीयत को भी। कुलवंत जी मुस्कुराते रहती है, अब हमें चिंता नहीं, अब तो मांग रही हो ना उसका ध्यान रखना के लिए, और हाँ मैं सिबल लंच या डिनर करने में थोड़ा अनीता नहीं करता है लोगों के साथ, तो तुम जबरदस्ती गुस्सा करके खिलाई देना, क्योंकि उसे दूसरों के हाथ का खाना पसंद नहीं है, मगर शायद तुम्हारे हाथ का खा ले। आर्य मुस्कुराते हुए कुलवंत जी से कहती है, चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मिल डिनर सबका ध्यान रखूंगी उनका। आप लोग अपना डिनर कर लीजिए कंप्लीट, मैं जाती हूँ। कुलवंत जी कहती है कि अपने साथ 1 मिनट को ले जाओ, ट्रॉली ले जाने में तुम्हारी मदद कर देगी खान की। अरे मुस्कुराते हुए अपना सर हिला देती है। आर्य सब में से थोड़ा थोड़ा प्रधान के लिए खाना लेती है। कृद्धन का स्टडी रूम। कृद्धन इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठकर कोई इंपॉर्टेंट फाइल को चेक करते हुए उसकी इम्प्रूवमेंट कर रहा था। व्हाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक पेंट पहनी हुई थी, जिसकी दोनों बाजू कोनी तक फोल्ड थी। मैं सिंपल आंखों पर चश्मा, फेस सीरियस एक्सप्रेशन कम करते वक्त। एक हाथ में पेन, दूसरे हाथ लैपटॉप पर कुछ इंप्रूवमेंट कर रहा था देख देख कर। तो फिर कोई डिस्टर्ब करते हुए स्टडी रूम का डोर लॉक करता है, जिसे सुनकर प्रधान के फेस एक्सप्रेशन एकदम सख्त हो जाते हैं, क्योंकि उसे पसंद नहीं कोई उसे कम के वक्त डिस्टर्ब करें। एरोगेंट वॉइस में कहता है, कमिंग। कृद्धन की आवाज सुनकर मेड अंदर आती है, तो प्रधान गुस्से से मीट को देखकर कहता है, मैंने माना करा था ना डिनर लाने के लिए, एक बात समझ में नहीं आती? मेड डरते हुए कहते हैं, सर वो। कृद्धन चिल्लाते हुए कहता है, मुंह में दही जम गई है क्या, वह लगा रखा है? तभी उसके कानों में एक स्वीट सी आवाज आती है, जो मेड से कह रही थी, आप जो। जिसे सुनकर कृद्धन अपनी आंखें बंद कर लेता है। आर्य कृद्धन के पास जाते हुए कहती है, इतना गुस्सा किस लिए कर रहे हो और डिनर क्यों नहीं कर रहे हो? कीर्तन खुद के गुस्से को शांत कर एकदम सॉफ्ट वॉइस में कहता है, जान मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर डिनर कर लो। आर्य जो डिनर निकाल रही थी प्लेट में, उसके हाथ रुक जाते हैं, और वह प्रधान को गुस्से से घूरते हुए कहते, डिनर क्यों नहीं करना, क्यों भूख नहीं है तुम्हें, मेडिसिन नहीं लेनी अपनी? कृद्धन गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हें किसने बताया उसे बारे में? आर्य एटीट्यूड से बोलता है, इस घर में मेरी भी जासूस है। कृद्धन आईब्रो करके पूछता है, एक दिन आए हुए नहीं और तुमने अपनी जासूस भी बना लिया इस घर में? आर्या एटीट्यूड से फिर बोली, आर्य मल्होत्रा का जाम ही ऐसा है जो सबको अपना दीवाना बना देती है। कृद्धन गुस्से से बोल, आखिर किसको अपनी जान प्यारी नहीं है जो तुम्हारा दीवाना बने को आ गया, और तुम भी कुछ ज्यादा ही दीवाना बना रही हो, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी ना जान। ये सुनते आर्य कृद्धन को देखते हुए रोने जैसा चेहरा बनाकर कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो मेरा मजाक भी नहीं समझते। कृद्धन आईब्रो ऊपर करके बोला, मैं सब समझा था, तुम्हारा मजाक भी और तुम्हारी चालाकी भी।
आर्य प्रधान के पास खाने के प्लेट ले जाकर बोले अपना मुंह खोलो अब खाना खाओ। ये कहते उसके पास एक निवाला बढ़ाया तो कृतधन उसको देखकर बोला मुझे भूख नहीं है। आर्य इस बार गुस्से से बोली भूख क्यों नहीं, तुमने लंच भी नहीं किया था। कृतधन ने बिना आर्य की तरफ देख गुस्से से आर्य के हाथ में पड़ी खान की प्लेट पर अपना हाथ दे मारा जिससे खाना सर नीचे गिर गया। आर्य नीचे गिरे हुए खाने को देखते हैं फिर कृतधन को प्रधान गुस्से से कहता है आर्य जाकर डिनर करो और मेरे रूम में सो जाना, मुझे परेशान मत करो, मुझे भूख होगी तो मैं खुद का लूंगा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो तुम मुझे खिलाओ। आर्य नीचे गिरे हुए खाने को देखते हैं तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसने वह खाना कृतधन के लिए बनाया था। अरे नीचे बैठकर गिरे हुए खाने को उठाने लगती है तो कृतधन फिर से गुस्से में थोड़ा कहता है उसे छोड़ दो, मेड आगे साफ कर लेगी, तुम जाकर अपना डिनर करो। आर्य धीरे से कहते कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी, मेड लोगों को और भी काम होगा, वह भी थक जाते होंगे, मैं इतना कर दूंगी। आर्य जल्दी से सारा खाना साफ करके खाना उठाकर प्रधान की तरफ बिना देखे स्टडी रूम से बाहर चली जाती है। रास्ते में आर्य जब नीचे जाती है तो उसे मिष्टी मिल जाती है। मिष्टी आर्य को बीच में रोकने हुए कहती है क्या हुआ, आपने डिनर कर लिया इतनी जल्दी, वह भी। आर्य अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहते हाँ कर लिया, बस बर्तन रखने जा रही थी नीचे, तुमने डिनर किया कि नहीं, पूरा फिनिश। मिष्टी मुस्कुराते हुए कहती है भाभी पूरा डिनर कर लिया और रोज से ज्यादा ही खाया, आज आपने इतना टेस्टी खाना जो बनाया था। आर्या मुस्कुराते हुए मिष्टी से कहती है अच्छा अब जाकर सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मिष्टी भी मुस्कुराते हुए आर्य को गुड नाइट कहकर कृतधन के स्टडी रूम की तरफ चली जाती है क्योंकि वह सोने से पहले प्रधान को गुड नाइट करना नहीं बोलता थी, कभी बचपन से उसकी आदत थी। माही आर्य सारा खान एक पॉलीथीन में पैक करके वहां पर जो मेड थी उसे रहती है कि खाना आप सुबह किसी से कहकर जानवरों को खिला देना और जो बाकी खाना बचा है उससे फ्रिज में रख देना। अब आप भी सो जाना क्योंकि काम हो गया है और रात बहुत हो गई है, सुबह आपको जल्दी उठना होगा, वैसे भी इतनी देर तक जागना सेहत के लिए आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। वही सब आर्य की बातों को सुन मुस्कुरा देते हैं क्योंकि बाकी सबसे अलग थी आर्य जो उनकी फिक्र करती थी, वरना सब लोग उन्हें नीचे दर्द का मानते थे, इस घर में भी सब लोग उनका फिक्र करते थे फैमिली की तरफ। मगर सोनिया और वसुंधरा जी जब भी आती थी तो इन्हें नीचे दिखाई थी, इन्हें ऐसा दिलाते थी कि यह कितने गरीब है। प्रधान का स्टडी रूम। मिष्टी गेट खोलकर अपना सर अंदर करके चारों तरफ देखती है प्रधान को कि अंदर है कि नहीं। वही प्रधान जो हल्की आज से भी पहचान लेता था वह अचानक से बोलना है डॉल अंदर आ जाओ। मिष्टी अंदर जाती है और प्रधान से बोलते हैं भाई मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। कृतधन हौकियाई सी मुस्कुराहट के साथ कहता है नहीं आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, आपने डिनर किया। मिष्टी मुस्कुराते हुए चलते हुए बोलते हाँ डिनर किया और डिनर बहुत टेस्टी था, आपने खाया। कृतधन सिर्फ मुस्कुरा देता है और कुछ नहीं कहता। मिष्टी चाहते हुए बोलते हैं कि आपने डिनर करने के बाद आर्य भाभी की तारीफ की। कृतधन कंफ्यूज होते हुए बोलना है वह क्यों। मिष्टी मुंह फूलते हुए बोली आप तो भाई कितने बुद्धू हो, आपको नहीं पता कि उन्होंने आपके लिए कितने खुश होकर खाना बनाया था और हम सबके हमारी पसंदीदा डिनर बनाया था। प्रधान मिष्टी के बटनों को सुन उसे अब गलती का रियलाइज होता है कि कैसे उसने गलती से ही सही मगर आर्या की फीलिंग को हट कर दिया। कृतधन अपनी ड्रावर में से चॉकलेट निकालकर मिष्टी की तरफ बढ़ा देता है और कहते लो तुम्हारा आज की चॉकलेट, अब जाकर सो जाओ, कल कॉलेज भी जाना है। वही मिष्टी के जानने के बाद कृतधन उठाता है अपनी चेयर पर से और स्टडी रूम से बाहर किचन की तरफ चला जाता है। वही कृतधन को किचन में आता देखकर मैन सब शौक हो जाती है क्योंकि कृतधन कभी भी किचन में नहीं आता था। कृतधन को देखकर एक मैड आगे आकर पूछते सर आपको कुछ चाहिए था। कृतधन मेड को देख बोलना है कि 2 लोगों का खाना गर्म करके मुझे दे दो। मेड बिना कुछ कहे प्रधान का ऑर्डर फॉलो करने के लिए चली जाती है। वहीं कुछ है देर में मेड खाना गर्म करके प्रधान को दे देती है। प्रधान खाना लेकर अपने रूम की तरफ चल जाता है। प्रधान का रूम। आर्य बालकनी में बैठे हुए चंदत को एक तक देखी और अपने पिछले जिंदगी को याद करती है कि कैसे ऐसे ही वह मृत्युंजय और अभिजीत जी के लिए खाना बनाते थे और वह दोनों भी उसके खाने को ऐसे ही या तो फेंक देते थे या तो उसे नौकरों को मिला देते थे, कभी भी उसके एफर्ट को नहीं समझते देते थे। वही मृत्युंजय आर्य के बने हुए खाने को बिल्कुल हाथ ना लगाकर त्रिशा के वह होटल से मंगाई फूड को चीनी जो कि उसे पसंद भी नहीं था वह खाता था, सिर्फ उसे दर्द देने के लिए। आर्य चांद को देखते हुए उसे बात करते हुए कहते हैं क्या फिर से वही सब होगा मेरे साथ, क्या प्रधान भी कभी मेरे हाथों का खाना बना हुआ नहीं खाएंगे।
वही कृद्धन जो कैमरे में आते हैं आर्य को इधर उधर खोज रहा था, मगर आर्य कहना दिखने पर वह बाहर जाने को होता है। तभी उसे बालकनी का दरवाजा खुला दिखता है, जिसे वह समझ जाता है आर्य वहां पर, तो वह बालकनी की ओर आता है तो आर्य जो चांद से बात कर रही थी उसकी बातों को सुन लेता है। आर्य के पास जाता है और उसके कंधों पर हाथ रख दे तो आर्य एकदम से पीछे मुड़ती है तो उसे कृद्धन दिखता है, तो वह अपनी नज़र उससे हट लेती है, जिससे वह उसके आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी ना दे सके। थोड़ी देर में आ गया खुद को कंफर्ट करके प्रधान की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है। कृद्धन आर्य को गुस्से से घूरते हुए कहता है, अपनी इमोशन मेरे सामने छुपाने की हिम्मत भी मत करना, अगर तुम खुश हो या रोना आए या दर्द हो तो हर इमोशंस को मेरे साथ शेयर करना, कभी भी हिम्मत मत करना अपने इमोशंस अपनी भावनाओं को मुझे छुपाकर खुद को हट मत होने देना, यह मत सोचना मुझे कैसा लगेगा, बल्कि यह सोचना तुम्हारे छुपाने से सब चीज़ खराब हो जाएगा, अगर तुम ऐसे ही अपनी इमोशन छुपाती आई रही तो कहीं यही वजह हमारे बीच गलतफहमी की वजह ना बन जाए। ये काया कहकर प्रधान आर्य के बगल में बैठ जाता है और प्लेट खाने की साइड में रखकर आर्या को कमर से पकड़कर उसे खुद की गोदी में बिठाकर उसे सर को अपने सीने से लगा लेता है। वही आर्य जो खुद को रोने से रोक रही थी कृद्धन के ऐसा करने से वह रोने लगती है। आर्य को रोता देखकर कृद्धन की पकड़ आर्या पर कस जाती है और उसे कसते हुए बोलते हैं, रोना बंद करो। मैं जानता हूं मैं तुम्हें हर्ट किया, मगर मैं तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता जान। मैंने गलती से सही मगर तुम्हें हर्ट किया। मुझे नहीं पता था मेरा छोटा बेबी मेरे लिए खाना बनाकर लाया था। आर्य रोटी हुए मुंह बनाते हुए कहती, मैं कोई छोटी बेबी भी नहीं हूं। कृद्धन हंसते हुए कहते हैं, वह तो दिख ही रहा है, छोटा बेबी कौन नहीं है, आंख मुंह नाक सब बाहरी है रोटी हुए। आर्य गुस्सा करते हुए मुंह फूलते हुए कहानी, अगर तुमने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं घर चली जाऊंगी और अपने लिए कोई दूसरा ढूंढ लूंगी जिसके लिए मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी और खिलाओगे और हम दोनों बहुत जगह घूमने जाएंगे। प्रधान गुस्सा करते हुए कहता, जान फिर तुम मुझे गुस्सा दिलाने का काम कर रही हो। आर्य मुंह फूलते हुए कहती है, तुम्हें गुस्सा कब नहीं आता, एंग्री बर्ड की तरह जब देखो जब मुंह फूलते हुए बिना बात के गुस्सा करते हो। अच्छा जी मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं, कीर्तन घूरते हुए आर्य को कहता है। आर्य प्रधान के चारों तरफ देखती है जैसे किसी को ढूंढ रही हो और प्रधान से कहते, तुम्हारी कौन सी बिल्ली आकर तुमसे ही म्याऊं करें, और वैसे बिल्ली तो म्याऊंगी करती है, भाव भाव तो नहीं करेगी। ये कहकर औरा खिलखिलाकर हंसते लगती है। वही उसे हंसना हुआ देखकर कृद्धन कहता है, मैरी रेड लाफिंग रोज हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, हमेशा ऐसी हंसते रहना, कभी भी किसी के लिए दुखी मत होना मेरे सिवा, क्योंकि तुम्हारी हर इमोशन पर मेरा हक है। आर्य अब की बार गुस्से से बोलते, अब ये रेड लाफिंग रोज क्या होता है, और तुम क्या चिड़ियाघर में रहने वाले अजीब प्राणी कहानी के अजीब अजीब नाम से किस किस को बुलाते रहते हो, कहाँ ये रेड लव लोग, मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका कस्टमर बना दो। कृद्धन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम इतनी मासूम क्यों हो, और वैसे भी मेरी रेड लाफिंग रोज तुम हो, तुम हंसते हुए बिल्कुल एकदम खेलते हुआ गुलाब लगती हो। समझी बेवकूफ। और अच्छे बच्चे की तरह मुंडे हिलाते हुए कहते हैं, समझ गई। आर्य खाना की तरफ देखते हुए कहती है, खाना ठंडा हो जाएगा। तो एक हाथ से कृद्धन आर्य को अपनी गोदी में संभालते दूसरे हाथ से खान की प्लेट उठना है। अरे खाने के प्लेट को देखती हूँ मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं कृद्धन उसके बातों को सुनते सर न दिला देता है जैसे इसका कुछ नहीं हो सकता। वही आर्य प्रधान की हाथों में से प्लेट लेकर अपनी गोदी में रख लेती है और आर्य को कृद्धन संभल लेता है अच्छे से अपनी गोदी में। वही आर्य पहले निवाला बनकर कीर्तन की तरफ कर देती है तो प्रधान उसे मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हें अभी भूख लगा रही थी तो तुम खाओ पहले। आर्य प्रधान से कहती है, आप पहले खाओ, आपको मेडिसिन भी लेनी है, ऑन लंच भी नहीं किया था आपने, ऐसे में तबीयत खराब हो जाएगी।